हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए लेखपाल के ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा ग्राम सुशासन का प्रावधान किया गया, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो कि 1947 में पारित हुआ था, उसके अंतर्गत ग्राम सुशासन का प्रावधान किया गया था। तो इस ग्राम सुशासन में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का या फिर पंचायत समिति का? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायत समिति का। पंचायत समिति इसमें शामिल नहीं है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत ये सभी पंचायती राज अधिनियम में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है? लखीमपुर खीरी, भदोही, सोनभद्र या फिर संत रविदास नगर? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से ये पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का जो तराई और भावर का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा घना है, यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा वन है, तराई और भावर का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो गलत है वो आपको चूज करना है। एक तरफ क्रांतियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो पहला है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से और अमृत क्रांति मसाला उत्पादन से। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित नहीं है, ये नदियों के जोड़ने से संबंधित है, नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है अमृत क्रांति। तो ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और ये हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति है जो आलू उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन या सरसों के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चने का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है यूपी में? बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में, नोएडा में या फिर प्रतापगढ़ में? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुंदेलखंड में। सबसे ज़्यादा चना यूपी में बुंदेलखंड में उत्पादन होता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रुहेलखंड में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो ये कपास का। नोएडा में, नोएडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मॉल, शॉपिंग मॉल्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और आईटी पार्क्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आईटी पार्क हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं और शॉपिंग मॉल है, इसलिए नोएडा फेमस है। और प्रतापगढ़ जो है ये आंवले के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है, बुंदेलखंड में चना सबसे ज़्यादा होता है और रुहेलखंड में कपास। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 73%, 71%, 74.04% या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है। और भारत की जो ग्रामीण आबादी है वो कितनी है? तो वो है 70%। और भारत की जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय साक्षरता दर कितनी थी? तो वो केवल 16% थी और आज ये 74.04% हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? लखनऊ में, कटक में,
कोयम्बटूर में या फिर नागपुर में? ये बहुत ही ज़्यादा इन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप सभी लोग ज़रूर नोट करते चलिए, क्योंकि ये ज़रूर एग्ज़ाम में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये लखनऊ में है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और कटक में क्या है? तो कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। तो ये इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है। तो यहाँ पर प्रजनन है तो ये कोयम्बटूर में है, और यहाँ अनुसंधान केंद्र है तो वो लखनऊ में है। और नागपुर में है वो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये नागपुर में है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरयू नहर परियोजना कितनी नदियों से जुड़ी हुई है? सरयू नहर परियोजना जो है यह कितनी नदियों से जुड़ी हुई है? 3, 5, 6 या फिर 8? तो ये 5 नदियों से जुड़ी हुई है सरयू नहर परियोजना। और इसको 11 दिसंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। और इनमें 5 नदियां कौन कौन सी हैं तो वो आपको बता देते हैं। घाघरा, राप्ती, सरयू, बाणगंगा और रोहिणी। और इनसे 9 जिले जुड़े हुए हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सरयू नहर परियोजना जो है वो 5 नदियों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतें जो होती हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पहली तारीख से, यानी कि जिस तारीख से वो पंचायत का कार्य शुरू हुआ है वो उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और पंचायतों में कौन कौन सी पंचायतें आ जाती हैं? तो वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों आ जाती हैं। यानी कि इन तीनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काला नमक चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? काला नमक चावल, इसको बुद्ध चावल भी कहा जाता है। और इनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बरेली या फिर शाहजहांपुर? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल के लिए जो यूपी का जिला प्रसिद्ध है वो है सिद्धार्थनगर। और यह चावल भारत में और नेपाल में उगाया जाता है। और अब आपको बाकी जिलों के बारे में बता देते हैं कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो सीतापुर है ये दरी के लिए प्रसिद्ध है। और बरेली और शाहजहांपुर जो है ये जरदोजी के कला के लिए प्रसिद्ध है। जरदोजी की जो कला होती है उसके लिए बरेली और शाहजहांपुर प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? इनमें से कौन सी समिति स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, LM सिंघवी समिति या फिर थुंगवी समिति? तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी 1957 में। और यहाँ पर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी और LM सिंघवी ने 4 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। और जो थुंगवी समिति थी इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है?
संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहले समझ लेते हैं संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण वो होती है जिसमें कि समाज का जो निम्न वर्ग होता है वो उच्च वर्ग की श्रेणी में शामिल होने का प्रयास करता है, वो संस्कृतिकरण कहलाती है। तो इसको प्रस्तुत करने की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, एम.एन. निवास को या फिर नरेंद्र मोदी को? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एन.एम. निवास को। इन्होंने ही संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 आई या फिर अनुच्छेद 243 ई? तो यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 243 के में है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 243 डी किस लिए है? तो ये अनुसूचित जाति के स्थान के लिए आरक्षण जो दिया जाता है उसके लिए है। अनुच्छेद 243 आई ये है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, यानी कि राज्यपाल का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 243 ई ये होता है पंचायतों के कार्यकाल के लिए। और यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं की संकर प्रजाति टिट्रिकेल किससे मिलकर बनी है? संकर प्रजाति वो होती है जो किसी दो से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर गेहूं की संकर प्रजाति कौन सी है, किससे मिलकर बनी है? जो कि ट्रिटिकेल है। गेहूं और मक्का से, गेहूं और राई से, गेहूं और चना से या फिर गेहूं और जौ से? तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और राई से। गेहूं से और राई से मिलकर जो प्रजाति बनी है उसको ट्रिटिकेल कहते हैं। और गेहूं की आपको और प्रजातियों के नाम बता देते हैं, जिसमें कि जो प्रमुख हैं वो आपको बता देते हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, ये सभी गेहूं की संकर प्रजातियों में आ जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोई भी एक ऑप्शन इसमें से उठा के दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किस फसल की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर दिल्ली में? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई है 23 मई 1929 को। 23 मई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी दिल्ली में। बिहार में जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान है, ये बिहार में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, पूसा बिहार में, 1905 में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? भारत में दूसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से कौन है? कौन सा राज्य जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और कितनी है तो वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़ है, ये उत्तर प्रदेश की है। और महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की 11.23 करोड़ है। इतनी जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है बिहार, ये तीसरे नंबर पर है। और यहाँ की जनसंख्या है 10.40 करोड़, ये है बिहार की। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक सिविल पुलिस बल किस राज्य में है? सिविल पुलिस बल जो होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या फिर बिहार में? तो ये सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ये आपका
सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सिविल पुलिस बल है। और इसका जो प्रमुख वाक्य है यानी कि जो ध्येय वाक्य है वो है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये इसका ध्येय वाक्य है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। तो ये इसका ध्येय वाक्य है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। और सिविल पुलिस बल के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस बल का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक उत्पाद एक जिला योजना कब लागू की गई? 2018 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2019 में? तो जो एक उत्पाद एक योजना लागू की गई थी वो 2018 में की गई। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत कुल 27 राज्य थे। ये पहले चरण के अंतर्गत कुल 27 राज्य थे और 103 जिले थे और 106 प्रोडक्ट थे, यानी कि हर जिले का एक प्रोडक्ट था। कुछ जिलों के जो 2 प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे वो 2-2 थे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जो पहले चरण का था उसमें 27 राज्य, 103 जिले और 106 प्रोडक्ट। और यह योजना यूपी में 2018 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल को बोने के लिए किस राज्य सरकार ने किसानों के बीच जागरूकता अभियान शुरू किया था? महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने या फिर तमिलनाडु ने? तो ये किसानों के बीच जो जागरूकता अभियान शुरू किया गया था गन्ने की फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में ही उगाया जाता है, पैदा किया जाता है। और गन्ने की फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए यूपी की सरकार ने किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बनवासी समागम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? लखनऊ में, सोनभद्र में, महाराजगंज में या फिर प्रयागराज में? तो बनवासी समागम का आयोजन ये सोनभद्र में किया गया था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति महोदय ने भाग लिया था आदिवासी बनवासी समागम में, और यह सोनभद्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, पीएम सिंचाई योजना का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई गई थी, उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है जो इसका अंग नहीं है? हरे खेत को पानी, प्रति बूंद एक फसल, लघु कृषक विकास एजेंसी या फिर एकीकरण जल संभरण कार्यक्रम? तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये पीएम सिंचाई योजना का अंग नहीं है। इसका उद्देश्य छोटे किसान जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाना था। और यह योजना 1971 से 1972 में शुरू की गई थी, लघु कृषक विकास एजेंसी। और ये जो आपकी बची हुई 3 है, हरे खेत को पानी, प्रति बूंद एक फसल और एकीकरण की जल संभरण कार्यक्रम, ये सभी पीएम सिंचाई योजना का अंग है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है गुजरात। और दूध से संबंधित एक क्रांति चलाई गई थी जिसको श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड कहा गया है, जिससे कि दूध की पैदावार बढ़े। इसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने चलाया था, जिससे कि दूध का उत्पादन हो और लोगों को लाभ मिल सके। तो भारत में दूध का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? रामगंगा नदी, काली नदी, धसान नदी या फिर बाणगंगा नदी? तो जो अर्जुन सहायक परियोजना है ये धसान नदी पर बनाई जा रही है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। धसान नदी पर अर्जुन सहायक परियोजना ये चलाई जा रही है और इससे महोबा, बांदा, हमीरपुर और इनके 168 गांव के 1.5 लाख किसानों को सिंचाई मिलेगी। इस परियोजना के अंतर्गत 168 गांव के 1.5 लाख किसानों को सिंचाई मिलेगी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी नदी पर एक बांध है, लहचुरा बांध, जो कि महोबा में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर कितनी है? 54.6, 61.7, 68.8 या फिर 71.3? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यूपी के, वहाँ पर साक्षरता दर है 68.8। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पूछी जाती है तो वहाँ पर है 73%। पूरे यूपी की साक्षरता दर है 73%, जिसमें कि महिलाओं की है 57.2% और पुरुष की साक्षरता दर है 77.3% और ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर 68.8% है। अगला प्रश्न है, ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस जिले का लकड़ी के खिलौने के लिए चयन किया गया है? किस जिले को लकड़ी के खिलौने के लिए चयनित किया गया है ODOP के अंतर्गत? झांसी, चित्रकूट, एटा या फिर आगरा? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन जो है चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के लिए चुना गया है। और झांसी को किस लिए? झांसी में जो सॉफ्ट खिलौने बनते हैं उनके लिए। एटा है घुंघरू और घंटी के लिए। घुंघरू और घंटी के लिए एटा को चयनित किया गया है। आगरा में चमड़े का सामान और पेठा ये आगरा के लिए फेमस है। और बाकी तो आप समझ ही गए हैं, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, एटा में घुंघरू और घंटी और आगरा में चमड़े का सामान। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर अमरूद का उत्पादन होता है? प्रतापगढ़ में, आगरा में, बदायूं में या फिर जालौन में? तो सबसे ज़्यादा अमरूद का जो उत्पादन होता है वो बदायूं में होता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ ये आंवले के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आगरा में आलू और लौकी के लिए आगरा प्रसिद्ध है। और जालौन जो है वो मटर के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी और खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती है? मूंग, चना, उड़द या फिर मक्का? तो इनमें से जो रबी और खरीफ के अंतर्गत नहीं आती है वो है गन्ना। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना की जो पैदावार होती है वो यह दिसंबर से फरवरी में उगाया जाता है। और जो गन्ना 12 महीने के लिए उगाया जाता है उसको एकासाली कहते हैं। और जो 18 महीने के लिए उगाया जाता है उसको अधसाली कहा जाता है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना की फसल ये रबी और खरीफ के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले में आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है? आगरा में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में या फिर मुरादाबाद में? अभी आपको बताया था आलू और लौकी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस जिला है वो है आगरा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा में सबसे ज़्यादा आलू होता है। और लखनऊ जो फेमस है वो आम के लिए। लखनऊ में सबसे ज़्यादा आम पैदा होता है। लखनऊ का जो मलिहाबादी आम है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में अगर पूछा जाता है आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है यूपी में और उसके बाद होता है पश्चिम बंगाल में।
पहले नंबर पर यूपी और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं लगभग? बसे हुए गांव की संख्या के बराबर, यानी कि जितने गांव हैं उनकी जितनी टोटल संख्या है उसके बराबर ग्राम सभाएं हैं। बसे हुए गांव की संख्या से अधिक या फिर उससे ज़्यादा है। बसे हुए गांव की संख्या से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की संख्या है वो बसे हुए गांव की संख्या से कम है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में गांव कुल कितने हैं? तो वो 97,941 हैं टोटल गांव, जिनमें ग्राम सभाएं कितनी हैं? तो ग्राम सभा हैं 59,163, ये है ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत है 58,398, ये है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर ग्राम सभा की जो संख्या है वो बसे हुए गांव की संख्या से कम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक न्याय पंचायत अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकती है? 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये या फिर 500 रुपये। तो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक न्याय पंचायत जो है वो अधिकतम 250 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का जुर्माना लगा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकती है। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना अनाज दिया जाता है? कोरोना में जो गरीब लोग हैं जिन तक राशन पहुंचने की दिक्कत थी, यानी कि वो भूख से परेशान थे, उनके लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत जो ज़रूरतमंद थे उनको कितना अनाज दिया जाता? 2 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। 2 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल, या फिर 2 किलो गेहूं या चावल और 2 किलो दाल। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जाती। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।